नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के सेकंड प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले मैं आपको पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं, तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पर्यावरण अध्ययन के नाम से, तो उसमें सारे वीडियो पड़े हुए हैं। पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे थे उन सबको भी मैंने टॉपिक वाइज वहाँ पर पढ़ाया था, तो उनके वीडियो आप देख सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। यहाँ पर हम टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में की थी। तो यहाँ पर ये 30 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं और इन 30 प्रश्नों से आपको और कई सारे प्रश्न यहाँ पर सीखने मिलेंगे, क्योंकि डिटेल में हम इनका सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो उससे कई सारे क्वेश्चन और यहाँ पर आपके तैयार हो जाएंगे। तो एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी टेस्ट को लगा सकते हैं। कितने क्वेश्चन आप लोग 30 में से सही करते हैं उनको कमेंट में आप जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर रोवर की बात की गई है जो आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, विक्रम, भीम, प्रज्ञान या फिर ध्रुव। तो चंद्रयान 3 के रोवर को प्रज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और आप ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपसे हो सकता है। इसरो के अध्यक्ष के अनुसार जो आपका चंद्रयान 2 का मिशन था उसके सम्मान में लैंडर और रोवर का नाम रखा गया था। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था, और रोवर का नाम आपका प्रज्ञान था। लेकिन हमसे यहाँ पर रोवर का नाम पूछा गया है, तो रोवर का नाम क्या होगा, प्रज्ञान। अगर हमसे लैंडर का नाम पूछा गया होता तो आंसर क्या होता, विक्रम। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लैंडर अलग है, आपका रोवर अलग है, और दोनों के नाम यहाँ पर अलग हैं। आगे चल के लैंडर पर भी प्रश्न आपका बन सकता है कि लैंडर का क्या नाम था, तो आंसर क्या करेंगे आप, विक्रम। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन के। नीचे आप देखें, विटामिन के शरीर में सबसे ज़्यादा जरूरी रक्त का थक्का बनाने के लिए होता है। तो इसकी जरूरत किसके लिए होती है, रक्त का थक्का बनाने में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था। 2011, 1970, 1973 या फिर 2007। तो इसका सही आंसर क्या है, 1973 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और इसमें आपको ध्यान रखनी है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था आपका या फिर लागू हुआ था, अप्रैल 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर के जनक किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को। इन पर भी प्रश्न लगातार आपके पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये आपका 1972 में बना था, और इसी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत टाइगर प्रोजेक्ट आपका लाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, चावल, गन्ना, गेहूं या फिर मक्का। तो यहाँ पर आपको रबी और खरीफ की फसल पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इनमें से कौन सी नहीं है, गेहूं। अब यहाँ पर इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कौन सी फसल कब आपकी लगाई जाती है। यहाँ पर आप देखें, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है आपकी, धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इन फसलों को जून और जुलाई में बोया जाता है। ये कौन सी फसल है आपकी, खरीफ की फसल। रबी की फसल कौन सी होती है, गेहूं, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसों और जौ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है गेहूं, ये कौन सी फसल है आपकी, रबी की फसल है। रबी की फसल किस मौसम में लगाई जाती है, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता। तो कौन सा प्रयोग नहीं होता हमें ये बताना है, पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा या फिर मानव मल। तो इनमें से कौन सा नहीं होता है, इसका सही आंसर होगा आपका खनिज तेल। इसका उपयोग बायोगैस में नहीं होता है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जिनसे आपके प्रश्न आगे बन सकते हैं। बायोगैस में मीथेन कितनी होती है आपकी, 50 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50%, नाइट्रोजन आपकी 0 से 10%, हाइड्रोजन 0 से 1%। इसलिए बायोगैस में मीथेन प्रमुख घटक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो मीथेन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें, मीथेन होता है 50 से 75%। बायोगैस संयंत्र में बायोमास के रूप में कई तरह के पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। कृषि अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, पौधों की सामग्री, वाहितमल, जैव अपशिष्ट, फसल अवशेष, समुद्री शैवाल, कागज अपशिष्ट। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो कैसा होता है, एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या फिर उभय दिशीय। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका एक दिशीय। अगर आप नीचे देखें, स्वपोषी द्वारा प्राप्त ऊर्जा वापस सौर इनपुट में वापस नहीं लौटती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसका एक दिशीय प्रवाह होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, निम्न में से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कौन सी है, नर्मदा नदी आपकी सबसे लंबी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, गतिविधि विधि, व्याख्यान विधि या फिर वाद विवाद? तो इसका सही आंसर क्या है? गतिविधि विधि। इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए गतिविधि विधि आधारित विधि प्रभावशाली होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है, जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या फिर सौरमंडल? तो इसका सही आंसर क्या है? सौरमंडल, ये इसका घटक नहीं है। यहाँ पर 4 घटक आप ध्यान रखेंगे, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल, ये इसके क्या होते हैं? पर्यावरण के 4 आपके मूल घटक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? कछुआ, अमीबा, फर्न और व्हेल, इनमें से कौन सा आता है? तो इसका सही आंसर है आपका कछुआ। अब यहाँ पर सरीसृप आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, सांप और गिरगिट, ये क्या है? आपके सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इन पर भी प्रश्न आगे आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? हैजा, चेचक, ट्यूबरक्लोसिस या फिर मलेरिया? तो रोनाल्ड रॉस का नाम आप लोग ने सुना होगा, इनका संबंध किससे है? मलेरिया से है। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें, रोनाल्ड रॉस ने मच्छरों से मलेरिया फैलाने की खोज की थी। सिर्फ फीमेल यानी मादा मच्छर ही इंसान का खून पीती है। तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा मच्छरों से मलेरिया फैलाने की खोज की गई थी, इसलिए इनका संबंध किससे है? मलेरिया से है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? तो किसकी हो पाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस? तो इसका सही आंसर क्या है? नाइट्रोजन, इसकी स्थिरता संभव हो पाती है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और आप ध्यान रखेंगे, पौधों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, पौधों की जड़ों में राइजोबिया नाम के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलती हैं। तो यहाँ पर आपको बैक्टीरिया का नाम भी ध्यान रखना है, राइजोबिया बैक्टीरिया का नाम है, जो नाइट्रोजन को क्या करता है? अमोनिया में बदलता है और यहाँ पर नाइट्रोजन की फिक्सिंग करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पत्तियों के रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? क्लोरोक्विन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो इसमें से किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर क्या है आपका? क्लोरोफिल। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे, पौधों का हरा रंग एक रसायन देता है, इस रसायन को क्लोरोफिल कहते हैं। रसायन को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी के नीले और लाल रंगों को अवशोषित करता है, वहीं हरे रंगों को अवशोषित नहीं करता और वह पत्तियों से प्रदर्शित हो जाता है। इस वजह से पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो जो भी कलर यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जाता है वही आपको दिखाई देता है। तो सूर्य की किरणें हैं, उनसे नीले और लाल रंग को क्लोरोफिल क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो हरा रंग है इसको अवशोषित नहीं करता, इसलिए आपको पत्तियों पर दिखाई देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, दूध से दही का बनना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, तापीय परिवर्तन है या फिर नाभिकीय परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पर आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। तो इसकी प्रक्रिया का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। तो यहाँ पर आपको जीवाणु का नाम ध्यान रखना है, किसके द्वारा बनता है? जीवाणु। जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो इस पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम किण्वन कहते हैं। ये कैसी प्रक्रिया है आपकी? रासायनिक परिवर्तन। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ पर आपके बन सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हैं, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हैं, केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों उसको हम क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा आप नीचे देखें, एकल परिवार का मतलब है जिसमें 2 माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। इसे कभी कभी तात्कालिक परिवार या फिर प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है। एकल परिवार में सास ससुर, बेटे, बहू वगैरह शामिल नहीं होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल की तीज को, श्रवण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को या फिर चैत्र शुक्ल नवमी को? तो ये कब मनाया जाता है आपका? चैत्र शुक्ल की तीज को मनाया जाता है। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीज़ें और ध्यान रखेंगे। ये मुख्य त्यौहार कहाँ का है आपका? राजस्थान और मध्य प्रदेश का। ज़्यादातर इसे राजस्थान में देखा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, तो ये आपका कब मनाया जाता? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच इसको मनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और इसमें आप ध्यान रखेंगे। भारत में वन्यजीव सप्ताह हर साल अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है।
1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। वन्यजीव सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी? 1952 से। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको वन्यजीव सप्ताह की शुरुआत ध्यान रखनी है, 1952 से हुई थी और 3 मार्च को आपका विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। तो इन पर भी आगे चल के प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? ये बहुत बार प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और कई एग्जामों में इसे रिपीट किया गया है। तो इसका नाम क्या है? आप में से अधिकांश लोग इसे जानते होंगे, आर्यभट्ट इसका नाम है। यहाँ पर भारत का प्रथम पूछा गया है, इस बात का आप ध्यान रखें, ना कि विश्व का। अब कुछ चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आपका आर्यभट्ट। इसरो के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ पर आपको इसकी तारीख ध्यान रखनी है, 19 अप्रैल 1975। कौन से प्रक्षेपण वाहन से भेजा गया था? कॉस्मोस 3M से। अगर हम बात करें दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका स्पुतनिक 1। इसे सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। तो इस पर भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं? अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण या फिर इनमें से सभी। तो इसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा आपका अनुकूलन। इसे अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन जीवों की संरचना या व्यवहार में होने वाले बदलाव को कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, तो रोगाणुनाशक क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। क्लोरीन आपका विषैला होता है, लेकिन ये रोगाणुनाशक को खत्म कर देता है। यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या फिर क्रिया को रोककर संक्रमण को रोकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं, तो इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। तो इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? आपका डी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें। हरे पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं, तो ये हवा से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। पौधों की कोशिका के अंदर पानी ऑक्सीजन में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदल जाती है। पौधों में ग्लूकोज अणुओं के अंदर ऊर्जा जमा होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन वापस वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन आपकी वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। तो इस प्रक्रिया को आप ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं, इन पर भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं। तो ये लगभग आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट किया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही आंसर है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और आप ध्यान रखें। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रैनी गांव में 1973 में आंदोलन शुरू हुआ था। तब उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। तो उस टाइम पर जो ये क्षेत्र था, ये किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। आप लोग यहाँ पर जिले का नाम भी ध्यान रखेंगे, चमोली जिले के। चिपको आंदोलन का नारा क्या था? पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये इसका नारा था। तो इस पर भी प्रश्न यहाँ पर आपके बन जाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन से दशक की बात है? तो 1970 दशक की ये बात है, क्योंकि 1973 में आंदोलन शुरू किया गया था। तो इस पर भी प्रश्न आपका बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्राथमिक सामाजिकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या फिर शिक्षकों का अनुसरण करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें। प्राथमिक सामाजिकरण तब होता है जब माता पिता और बच्चों के तत्काल परिवार के अन्य सदस्य बच्चे को सांस्कृतिक मापदंडों के बारे में सिखाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, BOD 5 क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, इन 5 डे, इन 5 मंथ, इन 5 मिनट। तो इसका सही आंसर इनमें से क्या होगा? इन 5 डे, बी वाला इसका सही आंसर है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे देखें, BOD 5 यहाँ पर 55 गलत लिखा है। BOD 5 ऑक्सीजन की वह मात्रा दर्शाता है जिसे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव 5 दिनों की अवधि के दौरान 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पानी के नमूने में एरोबिक रूप में पानी की सामग्री को विघटित करने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप तापमान ध्यान रखेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस और कितने दिन?
5 दिन। यहाँ पर आपको 5 आवर, 5 डे, 5 मंथ और 5 मिनट दिया गया है, तो 5 डे इसका आंसर है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी सेम है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, BOD का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस पर भी प्रश्न आपका बन जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? 97.2%, 2.15% या फिर 0.65% या फिर 0.0%। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है आपका 0.65%, क्योंकि यहाँ पर पीने के पानी की बात की गई है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें, केवल 3% पानी पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियर और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है। तो 2.4% क्या है आपका बर्फ बना है। केवल 0.6% पानी नदी, झीलों और तालाबों में है, जिसका इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमें दिया गया है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है आपका उल्लू। उल्लू की आंख इंसानों की भांति होती है आगे की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखें, उल्लू ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मानवों की तरह उसके सिर के सामने होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट, सौर ऊर्जा, बायोमास या फिर ATP? इसका आंसर लगभग आप सभी को पता होगा। कौन होता है प्रेरक शक्ति? सौर ऊर्जा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1989, 1899, 1961 या फिर 1997? तो इसका सही आंसर क्या है आपका 1961 में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये किसके लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 से किया गया था। तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार की राशि कितनी है? 15 लाख रुपए मिलते हैं। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ईरानी कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? हॉकी, पोलो, क्रिकेट या फिर फुटबॉल? तो इसका आंसर भी लगभग आप सभी को पता होगा। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो इसका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। वर्ग 3 के 2022 वाले एग्जाम में क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जा रहे थे, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ईरानी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, तो इसका आप ध्यान रखें। अगला और लास्ट प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? आफ्ताब, सेवक, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार या फिर साप्ताहिक मालवा अखबार? तो इसका सही आंसर क्या है आपका साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। अब इसके बारे में भी कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है आपका ग्वालियर अखबार। 1840 में उर्दू में इसे प्रकाशित किया गया था, लेकिन ये पहला है, तो इसका सही आंसर क्या होगा साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। तो ये थे आपके आज के प्रैक्टिस सेट के टॉप इंपोर्टेंट 30 प्रश्न, जिनसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अगर इनसे मिलते जुलते प्रश्न भी आपके पूछे जाएंगे तो उनको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनसे मिलती जुलती चीज़ें सभी यहाँ पर हमने देखी हैं। क्या क्या चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है उनके बारे में एक एक करके हमने बात की है। तो इस प्रकार से लगातार आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। सांदीपनी एकेडमी हटा के नाम से एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। वहां पर इस प्रकार के प्रश्नों की टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है। वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, तो आप लोग जाकर वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। तो उसे भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे वहां पर पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है और एग्जाम के लेवल के ही प्रश्न आपको वहां पर मिलेंगे। तो आप लोग टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक अपनी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, तो जैसे सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसी प्रकार के सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो उनसे भी कई सारी चीज़ें आप और सीख सकते हैं, जिनसे प्रश्न आगे चल के आपके बन सकते हैं। अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डालना वहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे करके आपके फुल लेंथ टेस्ट भी डाले जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।